शेयर बाजार में पैसा क्यों डूबता है, कहाँ डूबता है, कैसे डूबता है, और अगर पैसे को नहीं डुबाना है शेयर बाजार में तो हमें क्या करना चाहिए, यही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले इंडियन मार्केट का हालात देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, इंडियन मार्केट आज बहुत अच्छा रिकवरी, सुबह तो देखते तो हालात बिल्कुल ख़राब था। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और सेक्टर थीम में आईटी का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के तरफ से थोड़ा इंडिकेशन मिलने लगा है कि भाई परफॉर्मेंस शायद आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूव हो। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, डिफेंस आज गिरा हुआ है, लेकिन हाँ नीचे भी ऑटो भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। तो मोस्टली आज मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ सुबह देखते और अभी का मार्केट देखेंगे तो अच्छा खासा रिकवरी तो आया है। बाहर भी देखेंगे तो मोस्टली या तो डाउन है या फ्लैट है, बाहर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट्स में भी कोई खास रिटर्न्स आज नहीं बना है। और क्रूड देखेंगे तो 78-79 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड। तो देखिए 80 के आसपास है तो हमारे लिए कंफर्टेबल है। 80 से नीचे अगर रहे, 80 to 100 के रेंज में ऑफ कोर्स हमें परेशानी होगा, 100 से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो अभी 80 के नीचे है तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऑल्दो जो लड़ाई है फिर से स्टार्ट हो चुका है ना मिडिल ईस्ट में, वहाँ ईरान और यूएस के बीच, लेकिन उसका अभी तक बहुत ज़्यादा निगेटिव असर क्रूड पे नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर सही में निगेटिव असर पड़ने लगेगा तब तो फिर 90-100 के रेंज में जाने लगेगा। तो मोस्टली मार्केट ने इसे डिस्काउंट करके रखा है। जब तक कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया लड़ाई के दौरान तभी क्रूड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, नहीं तो फिलहाल मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज में जाएगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। सो नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो पैसा डूबता क्यों है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पैसा कहाँ डूबता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये ध्यान में रखना, जो कि बार बार मैंने रिपीट किया है ना, कि एक एसेट क्लास में पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। अभी कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स का भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे जापान का एग्जांपल पहले भी कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो जापान का स्टॉक मार्केट 1989 में रफली 39,000 के आसपास था, ठीक है, वो हाई बना था उसका। उसके बाद 30 ईयर से भी ज़्यादा समय वो हाई पहुंच ही नहीं पाया, 30 ईयर से भी ज़्यादा। ये तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं किसी ने उस पीक पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसके साथ क्या होगा, कई डिकेड्स तक रिटर्न ही नहीं आया। उसके बाद ध्यान में रखना है, ओवर वैल्यूड मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। US.com बबल 2000, नैस्डैक अबाउट 78% के आसपास गिरा था, और माइक्रोसॉफ्ट जैसा जो कि वेल नोन कंपनी है ना, अबाउट 15 to 16 ईयर्स के आसपास लगा था उसका जो पुराना हाई था उसको रीच करने में। अगर किसी ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा आप समझ सकते हैं उसके साथ क्या हुआ होगा। उसी तरह से इंडिया का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं ना। 2008 में 60% के आसपास निफ्टी गिरा था, वहाँ पे रिकवरी भी हुआ, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन वो जब गिरा, वो गिरने के बाद पैनिक सेलर्स, उनके साथ तो बहुत बुरा होगा ना, उनका तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा उड़ गया होगा और उनके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा ही ख़राब बन गया होगा और शायद फ्यूचर में कभी आए भी नहीं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि जो हाईएस्ट रिटर्न्स दे रहा है ना, हाईएस्ट रिटर्न्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, वो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो चांसेस यही है कि आने वाले सालों में वहाँ पे रिटर्न सबसे कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं, नेगेटिव रिटर्न। ये हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा ऐसा होता है। लोग कुछ भी इससे सीखते नहीं हो, अलग बात है, लेकिन होता हमेशा है। 2008 में और उल्टा भी है, जब अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है आने वाले सालों में। जैसे 2008 देख लीजिए, क्रैश ना, S&P 500 37% के आसपास 2008 में गिरा, और उसके बाद 2009 में 26% वापस आया, और उसके बाद कई सालों तक बुल रन चला वहाँ पे। कोविड, अभी देख ले, कोविड मार्च 2020 S&P कितना 34% के आसपास गिरा। उसके बाद 2020 में ही, 2020 से ही फिर से रैली स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है यूएस में। इंडिया का भी आप एग्जांपल देख सकते हैं ना, कोविड के समय बहुत ज़्यादा गिरा, निफ्टी ऑलमोस्ट 38% के आसपास रफली मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 2020 में ही कोविड चल रहा है, उसी समय से मार्केट ऊपर जाने लगा था। 2020 से 24 अच्छा खासा रिटर्न ना, बहुत जगह आपको 2.5 to 3x का भी रिटर्न आया, और कुछ कुछ स्मॉल कैप्स में तो सिर्फ इसी पीरियड में 5x 10x का भी रिटर्न्स आया था। ये ध्यान में रखना है। एसेट क्लासेस, फिर गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड ना पिछले 2 साल से गोल्ड सिल्वर, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो गोल्ड देखिए 1980 से 2000 में अगर आप देखेंगे
20 साल के लगभग रियल रिटर्न्स अगर आप जाकर चेक करेंगे ना 20 साल में ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न गोल्ड का। ठीक है, उसके बाद 2001 से 2011 तक ऑलमोस्ट 6-7x का रिटर्न। ठीक है, मतलब कई सालों तक कोई रिटर्न नहीं, उसके बाद बहुत अच्छा खासा रिटर्न। और ऑफ कोर्स 2 साल से आप देख ही रहे हैं रिटर्न इधर आया था, फिर से अभी डाउन है। सिल्वर तो खैर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि सिल्वर से बच कर रहें, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। 2011 में पीक पहुंचा था $50 सिल्वर, $50 2011 में, और उसके बाद अबाउट 70% के आसपास गिरा, और उसके बाद कई सालों तक कोई रिकवरी नहीं। उसके बाद फाइनली ये 24, 25, 26 ना यहाँ पे आकर रिटर्न्स आना शुरू हुआ। जो रिसेंट टाइम्स में आप रिटर्न देखते हैं सिल्वर, बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, लेकिन सालों तक कोई रिटर्न नहीं। उसी तरह से चाइना का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वहाँ भी 2007 में पीक बना बहुत ऊपर, उसके बाद आज तक वहाँ तक उसका स्टॉक एक्सचेंज नहीं पहुँच पाया, वो जो पीक तक अभी तक स्टॉक मार्केट नहीं पहुँचा है 2007 के बाद। तो ये सब आप ध्यान में रखें ना। चाइना हम सभी जानते हैं ना, बहुत फास्ट ग्रोथ, अभी तो ग्रोथ पहले से कम है, लेकिन पहले तो बहुत डबल डिजिट ग्रोथ हुआ करता था उस इकोनॉमी में। तो इस बात को भी ध्यान से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी बहुत बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो रिटर्न्स आएगा, और भी फैक्टर्स हैं। उसी तरह से यूरोपियन मार्केट्स देखिए ना, अब वहाँ तो खैर ग्रोथ ही स्लो हो गया है, एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ भी रिटर्न्स नहीं आता है सालों तक, एकदम कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। इवन इमर्जिंग मार्केट्स भी देखेंगे ना, यूएस से अगर आप कंपेयर करेंगे, यूएस से इमर्जिंग इकोनॉमीज़, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में तो भाई रिटर्न बहुत ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन है नहीं। पिछले 15 ईयर से अगर कंपेयर करेंगे यूएस के मुकाबले इमर्जिंग मार्केट्स हो, तो वहाँ भी रिटर्न्स कम आया है। इंडिया लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न, इंडिया में तो रिटर्न बहुत आया है, लेकिन बीच बीच में 1992 का एग्जांपल देखिए, 2000 देखिए, 2008 देखिए, 2020 देखिए, अबाउट 40, 50, 60% के आसपास का बीच बीच में गिरावट आता है, लेकिन फिर से रिकवर करके ऊपर जाता है। और सिर्फ इक्विटी ही नहीं, गोल्ड सिल्वर ही नहीं, रियल एस्टेट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जापान 30 ईयर्स के आसपास इक्विटी में जो हुआ था ना, रियल एस्टेट में भी 30 ईयर्स के आसपास रिकवरी नहीं हुआ रियल एस्टेट में। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में प्रॉब्लम नहीं आता है। चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा है, कोई रिस्पाइट नहीं। यूएस में भी 2008 में हाउसिंग क्राइसिस हुआ था ना, तो रियल एस्टेट में भी प्रॉब्लम आता है। अब हुआ कि नहीं भाई सभी जगह प्रॉब्लम, कैश में रखें, कैश सही बात है सेफ़ है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन के कारण तो उसका वैल्यू हमेशा कम होता जाएगा कैश का ना। यहाँ पे इन्वेस्टिंग लेसन ये है कि वेरी हाई रिटर्न्स के बाद देखा गया है कि वेरी लो रिटर्न्स भी आते हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जब डर का माहौल सबसे ज़्यादा होता है ना, तो उसके बाद रिटर्न्स भी अच्छा खासा होता है। अब जान लेते हैं कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स तो जान लिया, अब पोर्टफोलियो को बचाएं कैसे। तो नंबर 1 जो कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ वो है डाइवर्सिफिकेशन। एक ही जगह पूरा पैसा नहीं रखें। जैसे इक्विटी में आप डाल रहे हैं, अच्छी बात है, डालें। लॉन्ग टर्म अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी अच्छा एसेट क्लास है, रिटर्न भी आता है अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ, इक्विटी में पूरा पैसा कभी नहीं डालें। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए ना, तो इक्विटी के अलावा थोड़ा बहुत अगर रियल एस्टेट में चाहे तो वहाँ थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करें। अगर डेट में डालना है डेट में डालें, गोल्ड में डालना है गोल्ड में डालें, कुछ कैश रखना चाहते हैं थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए तो वो भी रखें। डाइवर्सिफाई, कम से कम 2-3 एसेट क्लासेस में, ज़रूरी नहीं कि सभी जगह आप पैसा डाल दें, लेकिन 2-3 एसेट क्लासेस में तो डाइवर्सिफाई करके बिल्कुल रखने का मतलब बनता है। उसी तरह से अगर कोई कंट्री डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है ना, कि भाई पूरा पैसा मैं इंडिया में नहीं डालूंगा, थोड़ा यूएस में डालूंगा, वो भी किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का ध्यान में रखना है। बाहर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, और ऑलरेडी मैंने बताया कि यार भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, तो वहाँ पे सोच समझ के आगे मैं इसको कवर करूँगा। और देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है ना कि रीबैलेंसिंग करना चाहिए। देखिए अगर कोई एसेट क्लास है, जैसे इक्विटी में आपने डाला, इक्विटी आपको पता है ना शॉर्ट टर्म में ही कभी कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, तो अगर वो हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो आपने डाइवर्सिफिकेशन किया था ना, और सबका एलोकेशन किया था, वो इक्विटी में इतना डालूंगा, डेट में इतना डालूंगा, गोल्ड में इतना डालूंगा, वो पूरा एलोकेशन ही गड़बड़ा जाता है। ठीक है, कभी कभी किसी, जैसे गोल्ड सिल्वर का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया था, कभी कभी इक्विटी का बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो पूरा एलोकेशन गड़बड़ा। तो हमेशा उसे रीबैलेंस करना चाहिए। जैसे इक्विटी में 60% सोचा है, तो ठीक है, वो 60% की जगह 80% चला गया, रिटर्न इतना ज़्यादा आ गया, तो फिर से उसे कुछ समय में 60% वापस लेकर आना चाहिए।
तो कर सकते हैं कि इक्विटी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दें, दूसरे एसेट क्लासेस में थोड़ा करने लगे, उससे आपका एलोकेशन कम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ, बिल्कुल मजबूरी में करना चाहिए। तो अच्छा ये है कि भाई वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दूंगा ताकि धीरे धीरे उसका एक्सपोजर मेरा कम होने लगे। उसके बाद वैल्यूएशन देखिए, हाई पी। ठीक है, अभी बहुत जगह आप क्या देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेकिन वैल्यूएशन भी कहीं कहीं ज़्यादा हो गया है, बाहर मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ संभल कर रहें। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ना, आजकल ये डिस्कशन आप लोग सुनते होंगे कि जैसे साउथ कोरिया खास कर ना, वहाँ के जो स्टॉक्स हैं, अरे उसका वैल्यूएशन तो बहुत कम है, बहुत कम। देखिए वैल्यूएशन का फॉर्मूला, जैसे पी रेशियो जब आप देखते हैं तो पी का क्या मतलब क्या हुआ, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का डिमांड इतना ज़्यादा है कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि पी रेशियो जब भी देखेंगे, चाहे ट्रेलिंग पी रेशियो देखें, चाहे 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो देखिए, आपको हमेशा बहुत कम लगेगा। उसे लगा रही ये स्टॉक तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बहुत सस्ता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये प्रॉफिट आ रहा है तब तक, अभी कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये जो कंपनीज़ ये सेमीकंडक्टर्स खरीद रही हैं उनके तरफ से अगर हुआ कि नहीं भाई अब थोड़ा मैं कम खरीदूँगा, जैसे ही मार्केट में इस तरह का न्यूज़ आया तो कंप्लीट ब्लड बात होगा। बिल्कुल हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर रैली आ रहा है तो एडवांटेज उठाना चाहिए। ठीक है, मैं भी उठा रहा हूँ, लेकिन सोच समझकर और लिमिटेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लेना इस उम्मीद में कि बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, बनने का बन सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। खासकर एआई का जो अभी फ़िलहाल चल रहा है ना, कभी ना कभी तो बस्ट होगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बार बार समझाता हूँ ना, कि एसआईपी, लमसम, स्टैगर्ड, ये सब मिक्स करके रखें। अब जैसे मार्केट देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे बाहर का मार्केट ज़्यादा है तो भाई थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा पैसा नहीं डालेंगे। ठीक है, एसआईपी टाइप या फिर स्टैगर्ड टाइप। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, कभी कभी होता है 20-30% गिर जाना, कभी 40% गिर जाना, तब तो बड़ा बड़ा लमसम करना चाहिए, उसका एडवांटेज मिलता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फेयरली वैल्यूड है तो वहाँ पे स्टैगर्ड पेमेंट भी बिल्कुल कर सकते हैं एसआईपी के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तब तो बिल्कुल बिना सोचे समझे, हाँ क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ वहाँ पे लमसम बिल्कुल करना चाहिए। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन तो मैंने हमेशा बताया है कि अगर कोई चाहे, कोई ज़रूरी नहीं कि करे, लेकिन अगर कोई चाहे तो यूएस से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरे मार्केट्स में जाएं और ट्राई करें कि ज़्यादातर यूएस में ही रखें। बाहर बहुत बड़ा एक्सपोजर थोड़ा बहुत बिल्कुल लिया जा सकता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। होता क्या है, मार्केट गिर जाएगा, आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ी, गिरे हुए मार्केट से आप पैसा निकालेंगे, प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए अलग थोड़ा पैसा ज़रूर रखें कि इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो भाई मैं इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं निकालूंगा, मेरे पास अलग से पैसा पड़ा हुआ हो, मैं वहाँ से पैसा निकालूंगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। क्लोजिंग में बोला जा सकता है कि हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एसेट हमेशा, एसेट क्लास हमेशा विनर नहीं रहता है, कोई भी गिरावट परमानेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे याद रखें कि अमीर अगर आपको बनना है ना, मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने हैं लॉन्ग टर्म में, तो हमें सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, हमें डाइवर्सिफाई करके रखना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स उठा सकें। और हमेशा ध्यान में रखें कि पैनिक सेलिंग कभी ना करें। मार्केट में अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए टिकेंगे, तो फिर से आपका रिटर्न्स आएगा। तो भागने के चक्कर में ना रहें और ट्राई करें, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।